प्यारे बच्चों, नीट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपका एक रिवीजन टेस्ट हुआ है। उस रिवीजन टेस्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज हम आपको देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी चीजें इससे सीखने को मिलेंगी जो आपके नीट की एग्जाम में बहुत काम आएंगी। ध्यान से पढ़ना बेटा और ध्यान से सीखना। क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। यहां 51 से 100 तक की बात करेंगे। टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस थे, 1 से लेकर के 50 तक के मैंने पहले दिए। अब यहां पर 51 से 100 तक के आप क्वेश्चन देखेंगे, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 51 में है, विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन यूकैरियोट्स इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है और जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है यानी जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उन्हें ए मेम्ब्रेनस कहते हैं, यानी विदाउट मेम्ब्रेन वाले। 3 होते हैं, ध्यान रखना, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल। इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो पूछ क्या रहा, केवल यूकैरियोट्स में हो और जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन ना हो। राइबोसोम के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन राइबोसोम यूकैरियोट्स के अलावा प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। सीलिया और लाइसोसोम के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक सीलिया और लाइसोसोम के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, यह भी नहीं होगा। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती और न्यूक्लियोलस केवल यूकैरियोट्स में पाई जाती है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिवली यूकैरियोट में देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट देखते हैं 52। विच ऑफ दीज हॉर्मोन्स टारगेट्स सर्टोली सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड फेवर्स स्पर्मियोजेनेसिस। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सर्टोली सेल को टारगेट करता है, सर्टोली सेल प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो स्पर्मियोजेनेसिस को फेवर करती है। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है पहले ये जानो। इस स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में जो कन्वर्ट होते हैं, यानी स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस है, यह ध्यान रखना। और स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना, इसको स्पर्मिएशन कहते हैं, इसको स्पर्मिएशन कहते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सर्टोली सेल को टारगेट करता है। सर्टोली सेल प्रोड्यूस करती है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और स्पर्मियोजेनेसिस को फेवर करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है एफएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है एफएसएच। एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है एफएसएच। एफएसएच एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसका निर्माण करता है, यह स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट होना। तो आंसर यह है। इनहिबिन भी ध्यान रखना, इनहिबिन जो है ये इनहिबिट करता है एफएसएच को और स्पर्मियोजेनेसिस को रोकेगा, यानी स्पर्म फॉर्मेशन को रोकेगा। स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे,
इनहिबिन इनहिबिट करता है एफएसएच को। तो इनहिबिन जो है ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज होता है, ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक की तरह भी यूज होता है, यह भी ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा? एफएसएच। एंटीरियर एफएसएच सेक्रेट करती है, एफएसएच रिलीज करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में कन्वर्ट करती है, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, यह ध्यान रखना। इनहिबिन हार्मोन एफएसएच को इनहिबिट करता है, स्पर्मियोजेनेसिस को रोकेगा, तो ये एक तरह का मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट 53, which of the following structures will be seen in metaphase 1 of meiosis 1 in a plant cell that has 64 chromosomes? एक प्लांट सेल है जिसके अंदर 64 क्रोमोसोम है, यानी 2n=64 है, ऐसा कह रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी सीन इन द मेटाफेज 1? मेटाफेज 1 में इनमें से क्या दिखाई पड़ेगा? मेटाफेज 1 में इनमें से क्या दिखाई पड़ेगा अगर प्लांट सेल के अंदर 64 क्रोमोसोम है? मेटाफेज में तुम जानते हो क्रोमोसोम ग्रुप बनाते हैं, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम ये जोड़ा बनाते हैं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ये इक्वेटर पे आके जमा होते हैं। मेटाफेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे आते हैं और बिल्कुल बीच में ये इकट्ठा हो जाते हैं। क्रोमोसोम के एक जोड़े को बाइवेलेंट कहते हैं, एक जोड़े को बाइवेलेंट कहते हैं, और इसमें 2 क्रोमोसोम हैं। और अगर 64 क्रोमोसोम होंगे तो जोड़े कितने होंगे? 32। तो मेटाफेज पे तुमको 32 बाइवेलेंट्स दिखाई पड़ेंगे मेटाफेज 1 पे। मियोसिस की मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आते हैं। ये जो क्रोमोसोम के जोड़े यानी बाइवेलेंट इक्वेटर पे जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। अगर 64 क्रोमोसोम है तो टोटल कितने बाइवेलेंट्स बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे? 32 बाइवेलेंट्स यहां पे दिखाई पड़ेंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह के 32 बाइवेलेंट्स तुमको यहां दिखाई पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टी दैट इज फॉल्स। ये डायग्राम को पहचानना है और इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, उनमें से कौन सी गलत है इन 4 में से, ये पूछ रहा है। ये जो डायग्राम है देख करके पहचान लो किस चीज का डायग्राम है। ये डायग्राम एक टिश्यू का, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा का डायग्राम है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा का डायग्राम है। कैसे पहचाना? इसके कॉर्नर्स पे, ये देखो कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होता है, कॉर्नर्स पे जमा होता है, डिपोजिशन होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का। कोलेनकाइमा की सेल्स के कॉर्नर पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का जमा होता है। तो यहां पर देख रहे हो ये कॉर्नर्स पे जमा है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते, यह भी ध्यान रखना। कभी कभी कोलेनकाइमा की सेल में क्लोरोफिल भी आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल जमा हो जाता है, तो ये एसिमिलेशन यानी फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। कोलेनकाइमा कहां पाया जाता है? कोलेनकाइमा डाइकॉट स्टेम में होता है, मोनोकॉट में नहीं होता। कोलेनकाइमा पाया जाता है डाइकॉट स्टेम में, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में नहीं पाया जाता। मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा होता है, एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेनकाइमा होता है। डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा होता है। कोलेनकाइमा या तो होमोजीनस लेयर के फॉर्म में होता है, एपिडर्मिस के नीचे ऐसे होमोजीनस लेयर के फॉर्म में ये है कोलेनकाइमा, या ये पैचेस में भी हो सकता है, ऐसे
टुकड़ों में भी हो सकता है, एपिडर्मिस के नीचे या पैचेस में भी हो सकता है, दोनों तरीके से पाया जाता है। तो कोलेनकाइमा डाइकॉट स्टेम की एपिडर्मिस के नीचे होता है, होमोजीनस लेयर के फॉर्म में होता है, या पैचेस में भी हो सकता है। एक बात और ध्यान रखना, कोलेनकाइमा एक तरह का मैकेनिकल टिश्यू है। ये मैकेनिकल टिश्यू है, ये यंग पार्ट्स में मिलता है, यंग स्टेम वगैरह में खूब मिलता है। कोलेनकाइमा एक तरह का मैकेनिकल टिश्यू है, ये यंग स्टेम में और लीफ के पिचियोल में भी देखने को मिलता है, लीफ पिचियोल में भी देखने को मिलता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यह होता है, अगर किसी स्टेम के अंदर कोलेनकाइमा ज्यादा है और उस डाली को तुम पकड़ करके खड़े हो तो वो टूटेगी जल्दी नहीं, लचक जाएगी, फिर अपनी जगह पहुंच जाएगी, जल्दी टूटती नहीं कोलेनकाइमा की वजह से, क्योंकि कोलेनकाइमा की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ऑप्शन देखो क्या इनमें से गलत ढूंढना है कोलेनकाइमा को लेकर के। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ लीव्स। ये पौधे के ग्रोइंग पार्ट में पाया जाता है जहां पर ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जैसे ये यंग स्टेम में देखने को मिलता है और पिटियोल में देखने को मिलता है। ये तो हमने बताया तुम्हें, सही है। इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे है, होमोजीनस लेयर के फॉर्म में है या पैचेस में, दोनों तरीके से होता, और केवल डाइकॉट स्टेम में मिलता, मोनोकॉट स्टेम में नहीं मिलता। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस इन द पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल में सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में होता है, मोनोकॉट स्टेम में ये सब गड़बड़ है। मोनोकॉट स्टेम में पेरीसाइकिल ही नहीं दिखता, डाइकॉट स्टेम में पेरीसाइकिल होता है, सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में होता है, और स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। ये कोलेनकाइमेटस होता ही नहीं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। तो इस ऑप्शन में तो दो दो चीजें गलत हैं। एक तो लिखा है कि कोलेनकाइमा पेरीसाइकिल के सेमी लूनर पैचेस में होता है, पेरीसाइकिल के सेमी लूनर पैचेस में कोलेनकाइमा नहीं होता, वहां स्क्लेरेनकाइमा होता है, और पेरीसाइकिल मोनोकॉट स्टेम में तो दिखता ही नहीं, डाइकॉट स्टेम में दिखता है। ये भी गलत लिखा है, तो आंसर ये हो जाएगा। चौथा दे रखा, दे कैन एसिमिलेट फूड, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। इसके अंदर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट अगर आ जाते हैं तो कोलेनकाइमा फोटोसिंथेसिस भी करता है, फूड का एसिमिलेशन भी करता है, ये सही है। नेक्स्ट है 55, कह रहा मैच एनिमल्स इन द कॉलम 1 विद द रेस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलम 2। इधर एनिमल्स हैं और इधर है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, इनको मैच करना है। जरा मैच करो पहले, ये देखो मैच करो। पिजन है, कबूतर है, कबूतर में क्या होंगे, लंग्स होंगे। अब देखो जो आसान आसान पहले मैच कर लो। अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन से करता है, गीली त्वचा से करता है, रेस्पिरेशन सांस लेता है। और देखो नेक्स्ट, प्रॉन में गिल्स होते हैं, प्रॉन में गिल्स होते हैं, गिल्स। प्रॉन झींगा है, इसमें गिल्स होते हैं। लेबियो रोहिता मछली है, इसमें भी गिल्स होते हैं। ये तो चार मैच कर गए। पहले वाले ऑप्शन में देखो क्या है, ए का 3 है, ए का क्या है 3 है, बी का 5 है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा का एक ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। सी का 4 है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज है, जनरल बॉडी सरफेस से होगा, यह है जनरल बॉडी सरफेस। प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज में बहुत सारे सिस्टम पा ही नहीं जाते, ना डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, सब जनरल बॉडी सरफेस से होता है। तो जनरल बॉडी सरफेस, अर्थवर्म क्या हो गया, डी, डी का 7 हो गया, स्किन से मॉइस्ट स्किन, इसीलिए केचुआ अपनी स्किन को हमेशा नम रखता है, भीगी रहती है, मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करता है। और फिर देखो ये इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स जो होते हैं ये ट्रैकियल ट्यूब, जैसे कॉकरोच, कॉकरोच में ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, जिनकी मदद से ये रेस्पिरेशन करता है। और फिर देखो नेक्स्ट है जी, प्रॉन, प्रॉन में गिल्स होते हैं, एफ का आई। पहले ये देख लो किंग क्रैब, किंग क्रैब में बुक गिल्स हैं, किंग क्रैब में बुक गिल्स होते हैं।
क्रिंग क्रैब यानी लिमुलस, वो गिल्स हैं। प्रॉन में गिल्स होते हैं और लेबियो रोहिता में भी गिल्स होते हैं। प्रॉन में भी गिल्स हैं और लेबियो रोहिता में भी, ये मछली में, रोहू मछली में भी गिल्स होते हैं, झींगे में भी, रेहू मछली में भी गिल्स होते हैं। तो ये मिला लेना। नेक्स्ट है, अ टीचर वॉज ट्राइंग टू शो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन टू द स्टूडेंट्स। एक टीचर अपने स्टूडेंट को सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस दिखाने का प्रयास कर रहा है, दिखा रहा है। एट ए पर्टिकुलर स्टेज इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द क्रोमोसोम्स वर सेपरेटिंग बट देयर वॉज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। एक स्टेज ऐसी दिखाई पड़ रही है जिसमें क्रोमोसोम्स तो अलग हो रहे हैं लेकिन सेंट्रोमियर नहीं विभक्त हो रहा, सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा। तो ये कौन सी स्टेज होगी जरा देखो। क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ भागते हैं। पहले हमने तुमको बताया मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं बाइवेलेंट के फॉर्म में, ये जोड़े हैं बाइवेलेंट्स। एनाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम भागते हैं, एक क्रोमोसोम इधर भागेगा इस पोल की तरफ, एक क्रोमोसोम इधर इस पोल की तरफ भागेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा हमको एनाफेज 1 में दिखाई पड़ता है। एनाफेज में एक्चुअल रिडक्शन होता है क्रोमोसोम का, एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस 1 की एनाफेज 1 में आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअल रिडक्शन होता है क्रोमोसोम्स का। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, आधे क्रोमोसोम इधर भाग जाएंगे और आधे क्रोमोसोम इधर भाग जाते हैं। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर टूटता नहीं है। तो जो स्टेज की बात कर रहा है वो कौन सी स्टेज है, वो एनाफेज 1 है। क्रोमोसोम तो अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता। सेंट्रोमियर आगे चल के स्प्लिट करता है एनाफेज 2 में। ये सेंट्रोमियर बीच से ऐसे टूट जाएगा, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे, ये भविष्य के फ्यूचर के क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग यहां होती है, ध्यान रखना, यहां नहीं होती। यहां एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले जाते हैं एनाफेज 1 में और आधे एक तरफ आ जाते हैं एनाफेज 1 में। 57 सेलेक्ट द मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर इन लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में इनमें से कौन इंड्यूसर की तरह बिहेव नहीं करता। ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं होते लैक ओपेरॉन में। लैक ओपेरॉन में लैक्टोज इंड्यूसर होता है, यह रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, यह रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करने के बाद रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है। लैक्टोज को इंड्यूसर कहा जाता है, यह रिप्रेसर प्रोटीन से चिपक जाता है और बनाता है इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाता है। रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव से इनएक्टिव हो जाती है। जब ये इनएक्टिव हो जाती है तो ये बाइंड नहीं करती, डज नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करती। जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करती तो ऑपरेटर एक्टिव रहता है, ऑपरेटर एक्टिव रहता है, ऑपरेटर एक्टिव रहता है। स्ट्रक्चरल जीन्स, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA, ये ट्रांसक्राइब्ड हो जाते हैं, इनसे RNA बन जाता है और इनसे प्रोटीन बन जाती है, ट्रांसलेट भी हो जाते हैं और तीनों ही एंजाइम्स बन जाते हैं। ऑल द 3 एंजाइम्स आर सेक्रेटेड, तीनों एंजाइम का सिक्रीशन चालू हो जाता है। तो लैक्टोज ही रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, इसलिए लैक ओपेरॉन में लैक्टोज को इंड्यूसर कहा जाता। ग्लूकोज और गैलेक्टोज रिप्रेसर से बाइंड नहीं करते, तो ये क्या है, ये इंड्यूसर नहीं होते, ग्लूकोज और गैलेक्टोज।
इंड्यूसर यानी लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, एक्टिव रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर से चिपक नहीं पाता, ऑपरेटर एक्टिव रहता है, स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्राइब्ड हो जाते हैं और तीनों ही एंजाइम बन जाते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों बन जाएंगे। नेक्स्ट 58, द पर्पस सर्व्ड बाय कीपिंग बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड्स इज एन इंक्रीज इन, मधुमक्खी के छत्ते खेतों में क्यों लगाने चाहिए? जहां पे क्रॉप लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते कहलाते हैं बी हाइव्स। इनको जहां पर खेत होते हैं वहां पर इनको लगाने से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है मधुमक्खी के छत्तों से, ये जो मधुमक्खियां हैं बीज होती हैं, ये उन फसलों के फ्लावर से जूस लाती हैं, नेक्टर लाती हैं और हनी का फॉर्मेशन करती हैं। तो खेतों में मधुमक्खी के छत्ते लगाने से फायदा है, जो पेड़ के फूल होते हैं उन खेतों में जो फूल निकलते हैं उनसे ये पराग लाती हैं और शहद बनाती हैं, नेक्टर लाती हैं, हनी बनाती हैं, तो हनी यील्ड होता है। और जिन फ्लावर्स के पे जाती हैं तो ये खेतों में बहुत सारे फ्लावर्स के ऊपर जाती हैं, उनमें पॉलिनेशन कराती हैं, पॉलिनेशन कराने से प्रोडक्शन बढ़ती है, पैदावार बढ़ती है। तो ये पॉलिनेशन भी करा रही हैं फसलों का और उन फसलों से नेक्टर ला करके ये शहद बनाती हैं, तो ये भी सही है, क्रॉप यील्ड भी बढ़ जाएगी पॉलिनेशन करा के और हनी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी, दोनों ही सही हैं। तो इसलिए मधुमक्खी के छत्तों को खेतों के आसपास लगाने से फायदा है। कह रहा इफ अ चाइल्ड इज हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, अगर किसी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है, ही शी कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप, इनमें से इनके कौन से पेरेंट्स नहीं हो सकते? बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो इनमें से कौन से पेरेंट्स नहीं हो सकते? अब देखो, मान लो ये फादर है, ये मदर है, इधर वाला फादर, इधर मदर है, तो फादर का जीनोटाइप हो गया ए बी और मदर का जीनोटाइप है ए। मदर का जीनोटाइप ए भी हो सकता है या ए ओ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मदर होमोजाइगस भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी हो सकती है। मान लो हेट्रोजाइगस है, देख लेते हैं, क्योंकि हमको ये देखना, ओ देखना है ना, तो सीधे बना लो, फादर का है ब्लड ग्रुप ए और बी, ए बी, मदर का है ए ओ, हेट्रोजाइगस मान लेते हैं। तो पहला ए ब्लड ग्रुप आ गया, इसका दूसरा आएगा ए ओ यानी ए ब्लड ग्रुप, ये भी हो गया ए ब्लड ग्रुप, इसका ए बी ब्लड ग्रुप आ गया और इसका हो गया बी ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा इनका पैदा नहीं हो सकता। इन चारों बच्चों में ओ ब्लड ग्रुप वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तो आंसर ये हो जाएगा, अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके माता पिता का ब्लड ग्रुप ये नहीं हो सकता। ये वाला देखो, इसको कैसे कर देंगे, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, तब क्या होगा? ए का मतलब हम हेट्रोजाइगस मान लेते हैं ए ओ और बी को भी हम हेट्रोजाइगस मान लेते हैं बी ओ, ऐसे मान लेते हैं। तो आप क्रॉस करा के देखो जरा, फादर के गैमीट्स हम इधर लिखेंगे ए ओ, मदर के आ जाएंगे बी और ओ। तो पहला बच्चा होगा ए बी ब्लड ग्रुप, ये इसका दूसरा होगा ए ओ यानी ए ब्लड ग्रुप, इसका देखो बी ओ यानी बी ब्लड ग्रुप और ओ ओ, ये तो ओ ब्लड ग्रुप, ये तो आ गया, ये वाला ओ ब्लड ग्रुप, तो इनका ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है, तो सही है। इसमें देखो, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें फादर का ब्लड ग्रुप बी है, मान लो बी ओ हेट्रोजाइगस है, मदर का भी बी ओ, तो इसमें भी ये वाला अगर मिल जाएंगे तो ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा आ जाएगा, तो ये भी सही है। इसमें तो हो ही जाएगा, ये तो बिल्कुल ही सही है। दो सवाल इसके और आते हैं, जरा और समझ लो। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? तो तुम मान लो फादर जो हेट्रोजाइगस है यानी ए ओ है, मदर भी हेट्रोजाइगस है यानी बी ओ है, तो बच्चों में क्या क्या ब्लड ग्रुप आ सकते हैं? बच्चों में ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, फादर का ए ओ है ए और ओ, मदर का बी ओ है बी और ओ, इनका पहला बच्चा ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला होगा,
इसका देखो एओ ए ब्लड ग्रुप आ गया, इसका देखो बी ब्लड ग्रुप वाला आ गया, और इसका देखो ओ। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, तो चारों ब्लड ग्रुप वाले बच्चे इनके हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओ वाला भी इनका हो सकता है, क्योंकि बन रहा है। अगर दोनों हेट्रोजाइगस हैं तो ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है, इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप वाला बच्चा ये साबित करता है कि फादर हेट्रोजाइगस है। एक तीसरा सवाल ऐसे बनता है, देखो फादर का मान लो ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, लेकिन ये फादर दो तरीके से हो सकता है, या तो ये होमोजाइगस होगा कैपिटल ए या हेट्रोजाइगस। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो ये होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। इनमें से कौन सा बच्चा ये साबित कर रहा है कि फादर हेट्रोजाइगस है, यानी ये है। अरे देख लो फिर सीधे, इसका पहले हम होमोजाइगस लेते हैं। मान लो फादर होमोजाइगस है, मदर ये है तुम्हारी बी और ओ, मदर सेम है, मदर बी ब्लड ग्रुप वाली है, तो पहला बच्चा इनका हो गया ए बी, दूसरा हो गया ए ओ, इसका ए ओ, इसका हो गया ए बी, और इसका हो गया ए ओ। यानी फादर अगर होमोजाइगस है और मदर बी ब्लड ग्रुप वाली है, तो इनका कौन सा बच्चा नहीं हो रहा इसमें, बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो ही नहीं सकता अगर फादर होमोजाइगस है। बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा यह साबित करता है कि फादर हेट्रोजाइगस है। ये क्वेश्चन का आंसर है। इन बच्चों में ये कौन सा बच्चा साबित करता है कि फादर ये है हेट्रोजाइगस है, ये वाला, क्योंकि अगर फादर होमोजाइगस होता तो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा इनका हो ही नहीं सकता। ये बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा ये साबित करता है कि फादर हेट्रोजाइगस है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 60, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है ये ढूंढना है। सबसे पहले देखो लिखा है, ओवर 1/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। दुनिया में 1/3 से ज्यादा स्पीशीज आर्थ्रोपोडा है, यानी इंसेक्टा है। ये गलत है। दुनिया की 2/3 स्पीशीज, 2/3 स्पीशीज, या कह लो 70% से ज्यादा स्पीशीज जो डिस्कवर्ड हैं वो आर्थ्रोपोडा या इंसेक्टा को बिलोंग करती हैं। यहां पर 1/3 लिखा है, होना चाहिए था 2/3, तो ये तो गलत हो गया। ऑल मोलस्क कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। सारे मोलस्क में एक फाइल जैसा रेस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए, खाना खाने के लिए। रेस्पिंग ऑर्गन खुरचने के लिए होता है, स्क्रैप करना, खुरचना। तो मोलस्क क्या करते हैं, स्नेल्स वगैरह, ये चट्टानों से अपने भोजन को खुरचते हैं। यहां पर होते हैं काइटिनस टीथ, काइटिन के टीथ होते हैं, जिनकी मदद से ये चट्टानों से, रॉक्स से जो एल्गी वगैरह होती है उनको खुरच सकते हैं। यही रेस्पिंग ऑर्गन है जो खुरचने के काम आता है, फीडिंग में मदद करता है। इसे रेडुला कहते हैं, रेडुला। लेकिन ये सारे मोलस्क में नहीं होता रेडुला या रेस्पिंग ऑर्गन। ये कुछ मोलस्क ऐसे हैं जैसे बाइवॉल्व्स, इनमें नहीं होता है। तो सारे मोलस्क में रेस्पिंग ऑर्गन यानी रेडुला फीडिंग के लिए नहीं पाया जाता है। कुछ मोलस्क ऐसे भी होते जिनमें ये नहीं होता, तो ये गलत है। नेरीज possess पैरापोडिया which help in swimming। नेरीज जो एनालिडा का है, इसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं जो स्विमिंग में मदद करते हैं। यह सही है, नेरीज के पैरापोडिया स्विमिंग में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन फ्रॉग। फ्रॉग में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, बीच में लार्वा बनता है टैडपोल। तो अगर लाइफ साइकिल में कोई लार्वा बनता है तो ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है इनडायरेक्ट। जैसे फ्रॉग में टैडपोल लार्वा बनता है तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो लाइफ साइकिल में लार्वा नहीं बनता। तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल में लार्वा यानी टैडपोल बनता है, तो इनडायरेक्ट है, सही है। तुम्हें गलत ढूंढना है, ए और बी गलत है। ए और बी कैसे हैं, ये गलत है, तो आंसर हो गया ए और बी। इसको ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इनमें से गलत कौन से हैं ये पूछ रहा है। नेजल चैम्बर ओपन करता है फेरिंग्स में, ये सही है। फेरिंग्स से कॉमन ओपनिंग होती है एयर और फूड के लिए, हवा भी जाती है फेरिंग से होके और भोजन भी जाता है फेरिंग से होके, ये कॉमन ओपनिंग होती है, सही है। जो नेजल चैम्बर है फेरिंग्स में खुलते हैं जाके। ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स एंड इनिशियल ट्रैकिया ब्रोंकस एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। कंप्लीट नहीं होता बेटा, इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो ट्रैकिया ब्रोंकस और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती हैं। इस तरह की होती है, पूरी ऐसे नहीं होती, इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। तो कंप्लीट लिखा हुआ ये गलत है, और यहां पर हाईलाइन कार्टिलेज होती है, ध्यान रखना, तो ये गलत है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई मिल करके लंग्स बनाते हैं, सही है। प्लूरल फ्लूइड जो लंग्स के मेम्ब्रेन में मौजूद है वो फ्रिक्शन से बचाता है, किसी तरह की फ्रिक्शन यानी रगड़ वगैरह या किसी तरह से थोरेसिक कैविटी के का फ्रिक्शन यानी रगड़ ना लगने पाए, उससे लंग्स को बचाता है, डिक्रीज करता है, ये फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है प्लूरल फ्लूइड। यहां पर इंक्रीज लिखा है, गलत है, तो बी और सी गलत, बी और डी गलत है, बी गलत है और डी गलत है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, अ फैमिली हैज द कैरेक्टर्स गिवन इन द लिस्ट बिलो। एक प्लांट फैमिली, उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स दे रखे हैं। फ्लावर्स पेंटामेरस हैं, यानी सेपल्स और पेटल्स 5-5 हैं, 5 के मल्टीपल्स में है पेंटामेरस। K5 है, C5 है, स्टेमेस में A5 भी होता है। कौन सी फैमिली में ये दिखता है 555? ये कौन सी फैमिली में दिखता है 555? सोलानेसी में, यहां से ही पकड़ लेना, सोलानेसी में 555 पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, सेपल्स पेटल्स और स्टेमेस 555। गाइनोशियम बाइकार्पलरी होती है, बिल्कुल सही है, 2 कार्पल्स होते हैं, और जो प्लेसेंटा है ये स्वलन होता है बीच से, फूला, टमाटर में देखना अंदर से फूला फूला प्लेसेंटा निकलता है, स्वलन प्लेसेंटा। ओवरी में 2 कार्पल, एक कार्पल ये, एक कार्पल ये, बाइकार्पेलरी, दोनों कार्पल्स आपस में चिपक गई हैं, सिनकार्पस। ओवरी सुपीरियर होती है सोलानेसी में, प्लेसेंटेशन एक्साइल है, प्लेसेंटा बिल्कुल बीच में होता है, वहां से ओव्यूल निकले होते हैं ऐसे। जब प्लेसेंटा बीच में होता है बिल्कुल, तो इसे एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं, और प्लेसेंटा सोलन भी है। तो ये सारे कैरेक्टर सोलानेसी फैमिली के लिखे हुए हैं, जिसका एग्जांपल है सोलेनम ट्यूबरोसम। ये पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरोसम सोलानेसी का, ये ध्यान रखना। पाइसम सटाइवम में कौन से 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो तुम देखते हो? इसमें डायडेल्फस कंडीशन है, पैप्लियोनेशियस कोरोला, पैप्लियोनेशियस कोरोला है, डायडेल्फस कंडीशन है। ब्रासिका नेपस, इसमें टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं, 4 सेपल 4 पेटल, क्रूसीफॉर्म कोरोला होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। इलियम सीपा लिलियेसी का है, ये लिलियेसी ट्राई कार्पेलरी और ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, 3 सेपल 3 पेटल या 3 सेपल और 6 पेटल, ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं यहां पर, ये सब भी देख सकते हो। तो ये पेंटामेरस में तुम ध्यान रखना, और ये फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल, जो एनिमल अभी एक्सटिंक्ट हुए कुछ सालों में, उनको मैच करना है। ये जो थाइलासीन है ये ऑस्ट्रेलिया का है, डोडो एक चिड़िया है मॉरिशस की, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। स्टीलर सी काउ ये मैमल है, रशिया का है, एक्सटिंक्ट हो गया। क्वाग्गा, ये क्वाग्गा है, जेब्रा और हॉर्स दोनों का मिक्सचर जैसा दिखता है, ये अफ्रीका का है। इसको याद कर लेना, एनसीईआरटी ने कहीं इनके रेफरेंस दिए हुए हैं, कंट्री नहीं लिखा है लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो थाइलासीन है, ऑस्ट्रेलिया का है, डोडो मॉरिशस की चिड़िया है, स्टीलर सिकाउ एक मैमल है रशिया का, और क्वागा जो है ये अफ्रीका का है।
नेक्स्ट है, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म द साइंटिस्ट लिस्टेड आउट द बिलो फीचर्स अबाउट इट। एक ऑर्गेनिज्म के नीचे कुछ फीचर दे रखे हैं, उसे तुम्हें पहचानना है वो कौन है। ये वायरस से छोटा है, पहला लिखा है इन्होंने, ये ऑर्गेनिज्म वायरस से छोटा है। तो वायरस से छोटे कौन कौन से होते हैं? वायरस से छोटा वायरॉइड होता है, वायरस से छोटा प्रियॉन होता है। दूसरा है, इट्स न्यूक्लिक एसिड हैड राइबोज शुगर। वायरॉइड आरएनए के बने होते हैं और इसमें राइबोज शुगर होती है, बिल्कुल सही। प्रियॉन्स प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहां पर राइबोज शुगर की बात कर रहा है जो वायरॉइड के आरएनए के अंदर है। लैक्स अ प्रोटीन कोड। वायरॉइड केवल आरएनए के बने होते हैं, इनमें प्रोटीन कोड नहीं होती, नो प्रोटीन कोड, इनमें प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती है। यह भी सही है वायरॉइड को लेकर के। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड इट। ये ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सारे लक्षण हैं, वो इनमें से कौन सी बीमारी पैदा करता है? वायरॉइड से एक बीमारी होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जिसमें आलू लंबा लंबा मूली जैसा हो जाता है। ये वायरॉइड की डिजीज है और ये सारे कैरेक्टर वायरॉइड के हैं। नेक्स्ट, इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एक्सटेंशन स्टेप इज। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर मशीन में 3 स्टेप होते हैं। पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीनेचुरेशन होता है। फिर प्राइमर आकर के डीएनए से जुड़ जाते हैं, एनीलिंग होती है इससे। और डीएनए पॉलीमरेज यानी टैग पॉलीमरेज, जो कि एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज है, वो इन प्राइमर को एक्सटेंड करता, आगे बढ़ाता है और नया डीएनए बनाता है, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एनीलिंग प्राइमर्स आकर के जुड़ते हैं 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और एक्सटेंशन यानी नया डीएनए बनाता है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए पॉलीमरेज कह लो या टैग पॉलीमरेज कह लो। नया डीएनए बनाता है, प्राइमर को आगे एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन। और ये टेम्परेचर है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। डीएनए पॉलीमरेज यानी टैग पॉलीमरेज एक्टिव होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आंसर यही हो जाएगा, 72 मतलब 70 डिग्री, क्लोजर है लगभग आसपास। नेक्स्ट है तुम्हारा, द टेक्निक ऑफ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इनटू द ओविडक्ट इज कॉल्ड। ओविडक्ट को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फीमेल गैमीट को सीधे फैलोपियन ट्यूब में डाल देना। फीमेल गैमीट को सीधे फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में डाल देना, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है गिफ्ट गैमीट यानी फीमेल गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट को सीधे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना, यह कहलाता है गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या है? गैमीट को सीधे फैलोपियन ट्यूब में डाल देना, यह सही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? स्पर्म को हम ले आते हैं यानी मेल गैमीट को और फीमेल के वजाइना में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको डाल देते हैं। स्पर्म को बाहर से लाते हैं, किसी मेल एनिमल से स्पर्म लिया है और फीमेल एनिमल के वजाइना में जाकर के इसको ट्रांसफर कर दिया फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, कृत्रिम गर्भाधान। बाकी और भी तरीके हैं, ये तुम्हें आगे और भी देखते हैं, सीखने को मिलेंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म में सीधे ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है, सीधे ही गैमीट को सीधे सेल के साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। और आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एग का बाहर कराते हैं लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर, इससे टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होते हैं। ये सारी चीजें हैं। एक और होता है जिफ्ट, वो ध्यान रखना। जिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एक होता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फीमेल गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लिया, उसको अगर फैलोपियन ट्यूब में जाके डाल रहे हैं सीधे फीमेल के, तो ये जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहलाता है। यह भी ध्यान रखना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। अमंग द फॉलोइंग मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन कैन बी ऑक्यूपाइड बाई। इनमें से कौन सा एनिमल है या कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं। जैसे स्पैरो है, स्पैरो जब ये सीड खाती है तो ये प्लांट आ जाते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इस प्लांट का सीड स्पैरो ने खाया, स्पैरो आ गई सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आ गया, ये हो गया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। जब स्पैरो प्लांट का सीड खाती तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे है, लेकिन जब स्पैरो एक इंसेक्ट को खाती है, एक पौधा है उसको इंसेक्ट ने खाया और इस इंसेक्ट को खाया स्पैरो ने, तो स्पैरो का ट्रॉपिक लेवल चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है और ये है थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो स्पैरो तो तीन तीन ट्रॉपिक लेवल पे आ गई, दो ट्रॉपिक लेवल पे आ गई, सॉरी। स्पैरो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर भी है और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर भी है। स्पैरो सही है, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना भोजन बना सकते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे क्योंकि ग्रीन प्लांट से अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ा खाते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े खाते हैं, तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ये अपना भोजन बनाते हैं, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर भी हैं। और जब ये कीड़ा खाते हैं तो स्पैरो की तरह ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाते हैं, तो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आ जाते हैं। तो आंसर हो गया, ये स्पैरो और इंसेक्टिवोरस प्लांट एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पर मौजूद हैं। और वो एनिमल जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स में होते हैं उनको एनर्जी पिरामिड में शामिल नहीं किया जाता। जो पिरामिड्स बनते हैं उनको पिरामिड में शामिल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट ढूंढना है। कहता द रेड एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एल्जिन, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। एल्जिन, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर। एल्जिन तो ब्राउन एल्गी में होता है, लेकिन यहां पर एल्जिन लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। पता नहीं आंसर कैसे दे रखा है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोरस, सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, सभी जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये एक छोटा और एक बड़ा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो और मेगा स्पोर। तो गलत है, सभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट, ज्यादातर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, ब्रायोफाइटा की तरह। और कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं जैसे स्लेजिनेला, तो ये भी गलत दे रखा है। ज्यादातर टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं ब्रायोफाइटा की तरह, और कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं, लेकिन यहां उल्टा लिख रखा है। वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन सीड प्लांट्स लाइक स्लेजिनेला एंड साल्विया। स्लेजिनेला में सीड होते ही नहीं क्योंकि टेरिडोफाइटा है, और टेरिडोफाइटा में वाटर जरूरी होता है। एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइटा में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी जरूरी है। साल्विनिया भी टेरिडोफाइटा है, ध्यान रखना, ये साल्विया नहीं है, साल्विनिया है। तो ये भी एक टेरिडोफाइटा है। और टेरिडोफाइटा सीड प्लांट तो होते नहीं, इनमें सीड हैबिट होती है। स्लेजिनेला में सीड बनने जैसी घटनाएं होती हैं, स्लेजिनेला में सीड हैबिट होती है, लेकिन इनमें सीड नहीं होते। और टेरिडोफाइटा को वाटर की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में वाटर मस्ट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जिम्नो और एनजीओ को वाटर नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। इस वाले ऑप्शन में कमी ये गलती रह गई है, यहां पे एल्जिन नहीं होना चाहिए। एल्जिन तो ब्राउन एल्गी में होता है, रेड एल्गी में सेल्यूलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, लेकिन यहां से तुम एल्जिन को हटा देना। एल्जिन ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में होता है, ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोज और एल्जिन होते हैं। Which of these process will be performed to determine whether the genotype of the tall plant is capital T or capital T small t? कह रहा है इनमें से कौन सा क्रॉस ये साबित करता है कि दिया गया टॉल पौधा, ये जो टॉल पौधा दिया गया है, ये कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। ये दोनों ही टॉल हैं,
एक टॉल पौधा तुम्हें हाथ में पकड़ा दिया गया और तुमसे यह पूछा गया इसका जीनोटाइप बताओ, इसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब इसका पौधे का क्रॉस कराएंगे डबल रिसेसिव पेरेंट से, ये डबल रिसेसिव है, क्रॉस कराएंगे डबल रिसेसिव पेरेंट से। इससे क्रॉस कराने के बाद सारे पौधे टॉल आ रहे हैं, ऑल टॉल आएंगे। तुम क्रॉस करा के देखना, सारे टॉल आएंगे। जब इस वाले पौधे का इस डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो 50% हमको टॉल मिलेंगे और 50% हमको ड्वार्फ मिलते हैं, यानी 1:1 का रेशियो मिलता है, 1:1 का रेशियो मिलता है। और 1:1 का रेशियो का मतलब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस के जरिए हम ये टेस्ट कर लेते हैं कि दिया गया जो पौधा है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इसको ये टेस्ट कर देता है। करते क्या, टेस्ट कैसे करते हैं, जो भी दिया गया पौधा उसका क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी यानी डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ। यदि सारे पौधे एक जैसे आते हैं तो दिए गए पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है। यदि आधे पौधे टॉल और आधे ड्वार्फ आ रहे हैं, आधे एक जैसे आ रहे हैं 1:1, तो दिए गए पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ दिस ऑन टेम्पलेट सेगमेंट ऑफ डीएनए विल बी रिप्रेजेंटेड ओवर द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए एज। इस क्वेश्चन का मतलब यह है, अगर डीएनए पर यह सीक्वेंस लगा है तो आरएनए पर क्या लगा होगा। अरे भैया कुछ नहीं लगा, एक इससे पेयर करता है यू से, एक इससे पेयर करता है यू से। आरएनए में टी की जगह पर यू लिखा जाता है। टी किससे पेयर करेगा, ए से, जी सी से, सी जी से, टी ए से, टी ए से, ए यू से, जी सी से, जी सी से, सी जी से और ए यू से पेयर करेगा। इस वाले में देख लो, ये वाला सही है। इस डीएनए से जो आरएनए बनेगा तो उसमें ये सीक्वेंस होगा। ए के सामने यू आएगा, टी नहीं आता, क्योंकि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है मिराबिलिस जलापा एक 4 o'clock प्लांट है। इसमें कहता है द होमोजाइगस वाइट, ये होमोजाइगस वाइट ये वाला, इसका क्रॉस किससे करा दिया, रेड वाले से करा दिया, इससे क्रॉस करा दिया। F1 जनरेशन में सारे मिलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर यानी पिंक बनते हैं। ये F1 में मिलते हैं पिंक। अब कह क्या रहा है ये पिंक वाले का क्रॉस किससे करा दिया, रेड से। इस पिंक वाले का क्रॉस इसने रेड से करा दिया, इससे रेड से। तो क्या आएगा रिजल्ट, मिराबिलिस जलापा में होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मिराबिलिस जलापा और एंटीराइनम मेजस यानी स्नैपड्रैगन, इनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। इधर देखो, अब इसका क्रॉस कराएंगे, इसके गैमीट बना लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गैमीट बन गए। इसके गैमीट बना लो कैपिटल आर। तो पहला कॉम्बिनेशन बना कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये और ये रेड होंगे यानी 50% रेड, और ये पिंक होंगे 50% पिंक। तो 50% रेड और 50% पिंक, ये आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है। इसको जानने के लिए तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तुम्हें जानना जरूरी है। तो इसके लिए तुम्हें पार्शियल प्रेशर के लिए तुम्हें करना क्या है, इसको पहले तुम लिख लो कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कहां कहां कितना कितना होता है, इसको लिखना जरूरी है। यहां पर एयर लिखो, एयर एल्वियोलाई यानी लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई हो गया, एल्वियोलाई का मतलब हो गया लंग्स। जो एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तुमको देखना है। और यहां पर ब्लड देखना है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ब्लड ऑक्सीजनेटेड। यहां पर लिखा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और यहां पर ब्लड है ऑक्सीजनेटेड।
और लास्ट में दे रखा है टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर कितना होगा। अब पार्शियल प्रेशर तुम्हें इन सब जगह देखना है, किस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। पहले ऑक्सीजन का देख लो PO2 और फिर देखेंगे PCO2। इसको इधर लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखेंगे और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, लंग्स के अंदर है 104 104, लंग्स के अंदर कितना है 104। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और टिश्यूज में भी 40 होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ये जरा ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में होता है 0.3, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है 0.3%। और लंग्स के अंदर यानी एल्वियोलाई के अंदर कितनी है 40 होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होती है 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होती है और टिश्यूज के अंदर भी 45 होती है। यह ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन देखो जरा, कहता द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर इन द एयर इनसाइड द लंग्स। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेनस ब्लड। वेनस मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है और एयर में 0.3 है। ये तो उल्टा दे रखा है, कह रहा एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हायर है वीनस यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तुलना में। ये तो उल्टा दे रखा है, तो ये तो गलत है, तो गलत ही तो ढूंढना है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन एयर इनसाइड द लंग्स एज कंपेयर टू वेनस ब्लड। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर लंग्स में है वो कहता है ज्यादा है वेनस ब्लड की तुलना में, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तुलना में। बिल्कुल सही है, यहां 104 है, यहां 40 है। लंग्स के एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है वेनस ब्लड की तुलना में। सही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर इनसाइड द वेनस ब्लड। वेनस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लोअर होता है देन इन द एयर इन द लंग। लंग्स के अंदर जो एयर है उसकी तुलना में। यह गलत है। लंग्स में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वेनस यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तुलना में। यह तो गलत है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर इनसाइड द वेनस ब्लड। ये सही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर इन वेनस ब्लड। वेनस ब्लड में 40 है देन इन द एयर इन द लंग्स। लंग्स के अंदर जो एयर है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है। कह रहा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वेनस यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होता है। सही है, एयर की तुलना में। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इनसाइड द वेनस ब्लड। वेनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है देन इन द एयर, एयर की तुलना में। एयर में तो बहुत ही कम है। यह भी सही है, तो यह गलत है। गलत क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्शियल प्रेशर लंग्स में है वो तो बहुत कम होता है और वेनस ब्लड में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेनस ब्लड। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, और ये वैल्यूज ध्यान रखना। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग हाइड्रार्च सक्सेशन इज। पानी के अंदर जो सक्सेशन होता है, एक नया तालाब बनाया, सबसे पहले पौधे आते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स सबसे पहले आते हैं। तालाब में पानी कम होता है, इवेपोरेट हुआ, उसके बाद आते हैं सबमर्ज प्लांट। पानी फिर इवेपोरेट हुआ, फिर आते हैं सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। फिर पानी इवेपोरेट होके और कम हो गया, रीड स्वैम्प स्टेज आ गई। फिर पानी इवेपोरेट होके और कम हो गया, मार्श मेडो स्टेज आ गई। फिर पानी और कम हुआ, स्क्रब स्टेज आ गई। और फिर पानी एकदम खत्म हो गया, तालाब भी गायब हो गया, फॉरेस्ट आ गए। तो तालाब से पानी लगातार इवेपोरेट होता रहता है और पौधे की ये स्टेजेस बदलती रहती हैं। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद सबमर्ज्ड, उसके बाद सबमर्ज्ड फ्लोटिंग, उसके बाद रीड स्वैम्प, उसके बाद मार्श मेडो, उसके बाद स्क्रब,
और उसके बाद फॉरेस्ट आते हैं। सक्सेशन पानी में शुरू हो या जमीन पे शुरू हो, लास्ट में फॉरेस्ट यानी मीजोफाइट ही आते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल के कौन से स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सबस्ट्रेट से एटीपी बनना। सक्सेनिल कोएंजाइम से जब सक्सेनिक एसिड बनता है तो यहां पर एक जीटीपी बनता है जो एक एटीपी के बराबर है। यह सबस्ट्रेट से बना, इससे बना है, तो इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस में जो एटीपी बनते हैं वो भी सबस्ट्रेट से बनते हैं, ग्लूकोज से, वो भी कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस में जो 4 एटीपी बनते हैं, 2 खर्च हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये भी सबस्ट्रेट से बनते हैं, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ये ध्यान रखना। और सक्सेनिल कोएंजाइम से एटीपी बनता है जब ये सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाला स्टेप है। बाकी और भी स्टेप होते हैं जिनमें एनएडीएच वगैरह बनते हैं, ये अलग से सीखना। नेक्स्ट है द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब ईसीजी फेज। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है उसमें PQRST, ये जो वेव होती है, ये P वेव है, P वेव है, फिर QRST कॉम्प्लेक्स है, और फिर T वेव है। P है, QRST है, और ये T वेव है। P होती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, इसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRST कॉम्प्लेक्स कहलाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और जो T वेव होती है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब देख लो, P वेव क्या दे रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। गलत है, ये एट्रिया है, एट्रियल है। P वेव डीपोलराइजेशन ऑफ AV नोड। AV नोड थोड़ी ना होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन है। QRS वेव क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये सही है। और T वेव रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का होता है, यहां D लिखा है, डीपोलराइजेशन, ये भी गलत है, ये सही है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट हैज ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही ढूंढना है बेटा। पहला, इंक्लूजन बॉडीज विच आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। सही है, इंक्लूजन बॉडीज केवल प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं और इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। और केवल प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। ये तमाम चीजों को जमा करती हैं, स्टोरेज करती हैं, फॉस्फेट को जमा करती हैं, ग्लाइकोजन को जमा करती हैं, आयरन को जमा करती हैं। आयरन बैक्टीरिया में, सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर को जमा करती हैं। इनमें बैक्टीरिया का रिजर्व फूड भी जमा होता है। ये केवल प्रोकैरियोट में पाई जाती है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ध्यान रखना। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। अकेले ऑर्गेनेल्स हैं जो दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। फिम्ब्रेई आर दी सरफेस स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की सेल से निकलते हैं फिम्ब्रेई, विच में प्ले अ रोल इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में रोल प्ले नहीं करते। फिम्ब्रेई की मदद से बैक्टीरिया किसी सॉलिड सरफेस से चिपकता है, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया को किसी रॉक से या होस्ट टिश्यू से चिपकना है तो वो फिम्ब्रेई की मदद से चिपकता है। तो फिम्ब्रेई क्या करते हैं? ये चट्टानों से होस्ट के टिश्यू से चिपकाने में मदद करते हैं। ये लोकोमोशन मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते। लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया में फ्लैजेला होते हैं, ये गलत है, ये ध्यान रखना।
तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। चौथा देखते हैं, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोट। प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन वो हूबहू यूकैरियोट के जैसी होती है, दोनों ही लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में हो चाहे वो यूकैरियोट्स में हो, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं, लिपोप्रोटीन की होती हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ये सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर सीन इन एन इंडिविजुअल विद ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। 21वें जोड़े में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ट्राइसोमी होती है। ऐसा दिखता है डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं 21वें जोड़े में। और डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर क्या हैं? साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड है, ये बिल्कुल सही है। मेंटल रिटार्डेशन बिल्कुल सही है। और गायनेकोमेस्टिया यहां थोड़ी ना होता, वो तो क्लाइनफेल्टर में होता है, यहां नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं होता है स्किन पिगमेंटेशन, ये इसमें नहीं होता डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम के ये दोनों कैरेक्टर हैं, ए और बी। नेक्स्ट है, मैच द टेक्सोनॉमिक टूल्स। इधर टेक्सोनॉमिक टूल्स हैं एंड इस एक्सप्लेनेशन, उनके एक्सप्लेनेशन इधर दे रखे हैं कॉलम में। यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। म्यूजियम स्कूल में भी बनाए जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी बनते हैं। म्यूजियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी बनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल पे बनते हैं, नेशनल लेवल पे बनते हैं म्यूजियम, और इंटरनेशनल लेवल पर भी बनते हैं म्यूजियम। बिल्कुल सही है। हर्बेरियम क्या है? ये एक रूम जैसा होता है जहां पर हर्बेरियम शीट्स रखी जाती हैं, जिनमें पौधों को सुखा के हर्बेरियम शीट पे चिपका के बेंथम एंड हुकर यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन के अनुसार इनको सजाया जाता है उस रूम के अंदर, उसे हर्बेरियम रूम कहते हैं। ये स्टोर हाउस है जहां पर प्लांट स्पेसिमेन रखे जाते हैं सुखा करके। सही है। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ एक पतली सी किताब है जिसमें केवल एक टेक्सॉन की जानकारी होती है, एक टेक्सॉन की जानकारी होती है, जैसे प्रोटोजोआ। मोनोग्राफ प्रोटोजोआ पे हो सकता है, एक टेक्सॉन है। मोनोग्राफ साइकस पे हो सकता है, साइकस एक टेक्सॉन है। तो एक टेक्सॉन की जानकारी देता है मोनोग्राफ। टेक्सोनॉमिक की में कपलेट्स होती हैं, कपलेट्स होती हैं, 2 अपोजिट शब्द होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं, जैसे एम्ब्रियो प्रेजेंट, एम्ब्रियो एब्सेंट। एम्ब्रियो प्रेजेंट और एम्ब्रियो एब्सेंट 2 अपोजिट शब्द एक साथ यूज किए जाते हैं इस कुंजी में, इस की में, और इनकी मदद से हम पौधों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को बोलते हैं कपलेट, और अकेले अकेले बोलते हैं दोनों को लीड। इसको भी लीड कहते हैं, इसको भी लीड कहते हैं। तो कपलेट्स यूज की जाती हैं टेक्सोनॉमिक की में। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल रिमेन्स कांस्टेंट एट 4C लेवल कंसिडरिंग दैट द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C। अगर सेल के अंदर शुरुआत में 2C डीएनए है तो 4C डीएनए कहां दिखाई पड़ेगा? तुम इसको ऐसे याद कर लेना, G1 फेज होती है, S फेज होती है, G2 है और M। M का मतलब होता है आफ्टर M, M के बाद। इसको समझना, अगर किसी सेल में 2C डीएनए है तो G1 में 2C रहेगा, S में डीएनए डबल हो जाता है 4C हो जाएगा, G2 में भी 4C रहेगा, और M सेल में सेल डिवाइड कर जाती है 2 डॉटर सेल्स में। 2C एक डॉटर सेल में चला जाएगा, 2C दूसरी डॉटर सेल में चला जाएगा, तो यहां भी 2C हो जाएगा। तो 4C तुम्हें कहां दिखाई पड़ रहा है? G1 में तो दिखेगा नहीं, G1 में तो दिखेगा नहीं, M में दिखेगा नहीं, तो ओनली G2, ओनली G2। यहां पर 4C मिलेगा, तो 4C S और G2 में दिखता है। नेक्स्ट है, इन ए पर्टिकुलर रीजन द सेम फ्रूट इज अवेलेबल इन मल्टीपल वैरायटीज, कलर्स विद डिफरेंट टेस्ट एंड टेक्सचर, द प्राइमरी रीजन फॉर दिस कुड बी। जैसे मैंगो है, मैंगो सेम फ्रूट है, लेकिन लखनऊ के मलिहाबाद में जाओगे, यहां मैंगो की ढेर सारी वैरायटीज मिलेंगी। इंडिया में मैंगो की हजारों वैरायटीज पाई जाती हैं। मैंगो एक स्पीशीज है, स्पीशीज है, इसमें तरह तरह के मैंगोस तुमको मिलते हैं। दशहरी मिलता है, लंगड़ा मिलता है, फजली मिलता है, सफेदा मिलता है, तुखमी मिलता है, तोतापरी मिलता है, चौसा मिलता है। तो जिसके
कलर अलग होते हैं, जिनके शेप्स अलग होते हैं, जिनका टेस्ट अलग होता है, जिनका टेक्सचर बनावट अलग अलग होती है। तो यानी यहां पर एक ही स्पीशीज की बात कर रहा है मैंगो की, इसमें तरह तरह के मैंगो पाए जाते हैं। एक स्पीशीज के अंदर जो डायवर्सिटी है उसको कहते हैं जेनेटिक डायवर्सिटी। जेनेटिक डायवर्सिटी एक स्पीशीज के पौधों में पाई जाती है, जैसे मैंगो है, ये जीन्स और एलील्स की वजह से होती है, जिसकी वजह से तरह तरह के तुमको मैंगो दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग स्पीशीज हैं, जैसे एक जंगल है उसमें 10 तरह के जीव जंतु रहते हैं, और एक जंगल है जहां 20 तरह के जीव जंतु यानी 20 स्पीशीज रहती हैं। अलग अलग स्पीशीज मिल करके बनाती हैं स्पीशीज डायवर्सिटी, और अलग अलग स्पीशीज और एनवायरमेंट ये सब मिल करके ये सब इकोलॉजिकल डायवर्सिटी बनाते हैं। यहां पर एनवायरमेंट भी आ जाता है। तो एक ही स्पीशीज के मेंबर में जो डायवर्सिटी देखने को मिलती है वो जेनेटिक है। जैसे मैंगो एक स्पीशीज है, इसमें तरह तरह के मैंगो हमको दिखाई पड़ते हैं, ये जेनेटिक डायवर्सिटी है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विद जीनोटाइप दिस फ्रॉम ए क्रॉस, इसके और इसके बीच में क्रॉस, ये इन दोनों पौधों में क्रॉस कराएंगे, इन दोनों पौधों में क्रॉस कराएंगे, तो ये वाले जीनोटाइप वाले कितने बनेंगे, इनका परसेंटेज कितना होगा ये वाले। तो ऐसे देख लो, ये बिल्कुल सिंपल है। ये दो पौधे, इनमें क्रॉस कराया गया, कैपिटल ए, स्मॉल स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, फिर है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अब गैमीट पहले बनाओ क्रॉस कराने के लिए। गैमीट का फॉर्मूला हम तुम्हें पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। ये होता है 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। n का मतलब होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। इस वाले में केवल एक ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस। इसमें भी एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन एक है तो यहां n की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस फॉर्मूले में रखोगे तो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स केवल 2 आएंगे, केवल 2। तो 2 तरह के गैमीट ये बनाएगा, 2 तरह के गैमीट ये बनाएगा। कौन कौन से बनाएगा देखो, पहले कैपिटल ए से बनाओ, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब स्मॉल ए से बनाओ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये 2 बन गए। इसके बनाओ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और फिर स्मॉल से बनाओ स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाओ, क्या क्या होगा, इसका इससे कॉम्बिनेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसको हमने लिखा इधर, और इसको लिखा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इसको हमने इधर लिखा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये वाला इधर लिखा। इन दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये बना। इसका बनाओ कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये बना। इसका बनाओ कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी बी, और कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये ऐसा बना। इसका बनाओ स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और कैपिटल सी, स्मॉल सी। कौन सा पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला, ये स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। 4 में से एक बन रहा है, यानी 25%। ये 4 पौधे बन रहे हैं, 4 में से एक ये बन रहा है, 25%। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। A bacterium having rDNA formed by using PBr322। एक बैक्टीरिया के अंदर किसी फॉरेन जीन को लगा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, और प्लाज्मिड यूज किया गया है PBr322। इस प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए लगा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। एंड EcoR1 restriction enzyme is resistant to a bacterium having rDNA formed by using PBr322 and EcoR1 restriction enzyme। और EcoR1 restriction enzyme का इस्तेमाल किया गया। यह बैक्टीरिया किससे रेजिस्टेंट होगा, PBr322। PBr322 ये तुम जानते हो, इसके अंदर एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट होती है और एक होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। और ये EcoR1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस प्लाज्मिड को यहां से नहीं काटता कभी भी।
ये इसकी है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट साइट एम्पार, और ये है इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट टेटार। EcoR1 इसको यहां से काट रहा है, तुमने डायग्राम में देख लो, यहां से होगा, ये यहां से EcoR1 इसको काटता है, तो EcoR1 इसको यहां से काट रहा है, तो इसका ये भी खराब नहीं होगा, ये भी खराब नहीं होगा। तो ये बैक्टीरिया एम्पेसिलिन से भी रेजिस्टेंट रहेगा और टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब नहीं होंगे। इसको EcoR1 से यहां से काट करके फॉरेन DNA यहां लगाया गया है, तो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी सुरक्षित है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी सुरक्षित है। तो ये बैक्टीरिया ना एम्पेसिलिन से मरेगा ना टेट्रासाइक्लिन से, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, इन एन एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन Km वैल्यू इज, Km वैल्यू क्या होती है हम बता ही चुके हैं तुम्हें, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, इधर लेते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और इधर लेते हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाती है, फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी नहीं बढ़ती। इसको हम लोग कहते हैं Vmax, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, ध्यान रखना, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर वेलोसिटी Vmax की आधी हो जाए, यानी Vmax/2 हो जाए, उसे Km कहते हैं। Km सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिस पर वेलोसिटी Vmax की आधी हो जाती है, यानी Vmax/2 हो जाती है, उसे Km या माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं। द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू की आधी यानी Vmax/2 हो जाती है, उसे Km कहते हैं। ये सही है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। ऑक्सीजन जो होता है जाइलम के डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल होता है। जाइलम के अंदर वेसल्स, ट्रैकीड्स, फाइबर और पेरेनकाइमा ये सब बनते हैं, तो जाइलम डिफरेंशिएशन में ऑक्सीजन का रोल है। इथाइलिन तुम तो जानते ही हो, राइपनिंग करता है, फ्रूट की राइपनिंग करता है। जिब्रेलिन जो होता है जेनेटिक ड्वार्फनेस को दूर कर देता है। जिब्रेलिन को अगर छिड़कते हैं पौधे लंबे हो जाते हैं। ये इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, जिसे बोल्टिंग कहते हैं। जिब्रेलिन इंटरनोड की लंबाई को बढ़ा देता, गन्ने की लंबाई बढ़ जाती, पौधा लंबा हो जाता है, पैदावार गन्ने की बढ़ जाती है। इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, जिसे बोल्टिंग कहते हैं। ये जिब्रेलिन, अगर पौधा बौना स्मॉल टी इस पे जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर देंगे तो ये लंबा हो जाता है। ये जेनेटिक ड्वार्फिज्म को दूर कर देता है। और साइटोकाइनिन, ये टोबैको के ट्यूमर का मतलब ये कैलस, इसमें फाउंड फ्रॉम टोबैको ट्यूमर टिश्यू ऑफ टोबैको, टोबैको के ट्यूमर के अंदर ये साइटोकाइनिस पाए जाते हैं। साइटोकाइनिस टोबैको के ट्यूमर में भी होते हैं, साइटोकाइनिस नारियल के पानी में, कोकोनट वाटर में भी होते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में भी होते हैं, यहां पे साइटोकाइनिस होते हैं। हैरिंग्स ब्रूअर्स DNA, यहां पर साइटोकाइनिस पाए जाते हैं। तो ये टोबैको के ट्यूमर के अंदर भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये मैच कर लेना। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से सबको पढ़ना, उसमें से गलत छांटने हैं। पहला है द प्लेसेंटा एक्ट्स एज ए परमानेंट, प्लेसेंटा परमानेंट एंडोक्राइन, परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पोररी एंडोक्राइन, ये टेम्पोररी एंडोक्राइन है, टिश्यू है, और ये बहुत सारे हार्मोन बनाता है, ये तो मालूम है, सही है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी, ये गलत है, ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन हार्मोन ऑल्सो इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड। मां के खून में प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन कई गुना बढ़ जाते हैं, ये दे रखा है एनसीईआरटी ने, बिल्कुल सही है। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन फीमेल इज अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी। यहां पे स्पर्मेटोसाइट दे रखा है, ये oocyte होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। पोलर बॉडी तो oocyte में, सेकेंडरी oocyte होना चाहिए था इसको, यहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिखा है, ये गलत है।
द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में बदल जाता है, जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसे एंट्रम कहते हैं। यह भी सही है। तो गलत क्या है? ए और सी गलत है। ए क्यों गलत है? क्योंकि ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। सी क्यों गलत है? यहां पर स्पर्मेटोसाइट की जगह सेकेंडरी oocyte होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड्स इन द F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस डैश डैश डैश, proportion of dihybrids in the F2 generation of a dihybrid cross। मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन में और डाईहाइब्रिड के F2 जनरेशन में यह तुलना कर रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने मोनोहाइब्रिड बनते हैं और डाईहाइब्रिड क्रॉस में कितने डाईहाइब्रिड बनते हैं। अरे इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड और ये कहलाते हैं डाईहाइब्रिड। एक हाइब्रिड ये, एक हाइब्रिड ये मोनोहाइब्रिड है, ये डाईहाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड में कितने बनते हैं जरा देखो। मोनोहाइब्रिड में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कितने कितने बनते हैं? 1:2:1 ऐसे बनते हैं ना। ये है मोनोहाइब्रिड। 4 में से 2 बनते हैं, यानी 50%। डाईहाइब्रिड में देखो ये कितने बनते हैं। डाईहाइब्रिड में, मोनोहाइब्रिड में कितने बनते हैं? ये 2 बनते हैं, तो 2 लिखो। ये वाले कितने बनते हैं? इसकी तरह है ना, ये भी 2 लिखो। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाती है 4। लेकिन डाईहाइब्रिड में ये 4 बनते हैं, लेकिन टोटल कितने बनते हैं? 16। 16 में से 4, 16 में से 4 हो गया 25%। तो क्या आंसर होगा? द प्रोपोर्शन ऑफ मोनोहाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड ये बनते हैं 2। फिर प्रोपोर्शन ऑफ डाईहाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ ए डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में डाईहाइब्रिड ये कितने बनते हैं? ये 25% बनते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में 50% मोनोहाइब्रिड बनते हैं और डाईहाइब्रिड में जो डाईहाइब्रिड है ये 25% केवल बनते हैं। तो मोनोहाइब्रिड में ज्यादा होते हैं, तो यहां पर आएगा इज ग्रेटर देन। मोनोहाइब्रिड में मोनोहाइब्रिड ज्यादा बनते हैं डाईहाइब्रिड की तुलना में। तो आंसर ये हो गया, मोनोहाइब्रिड में 50% और डाईहाइब्रिड में केवल 25%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैज द लीस्ट फेलियर रेट। इनमें से गर्भ निरोधन का कौन सा ऐसा तरीका है जो असफल नहीं होता, जिसके असफलता के चांसेस बहुत कम हैं। लैक्टेशनल एमेनोरेया, जब तक ये माता अपने बच्चे को कायदे से दूध पिलाएगी तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन अगर वो कायदे से दूध नहीं पिला रही प्रेग्नेंट हो सकती है। तो गलत हो गया। कंडोम फट सकता है कॉपुलेशन संभोग के दौरान, तो ये भी कॉन्ट्रासेप्शन का गर्भ निरोधन का 100% सफल तरीका नहीं है। सर्वाइकल कैप्स अपनी जगह से हट सकती हैं और स्पर्म जा सकता है सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस में और फैलोपियन ट्यूब में, तो ये भी गर्भ निरोधन का, कॉन्ट्रासेप्शन का ये बिल्कुल पक्का तरीका नहीं है। लेकिन इम्प्लांट्स होते हैं जो स्किन के नीचे लगा दिए जाते हैं, धीरे धीरे ये हार्मोन रिलीज करते हैं और जब तक ये लगे रहते हैं तब तक प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें फेलियर रेट बहुत कम होता है। नेक्स्ट, which of the following is not a fundamental reason for greater biodiversity in tropics as compared to that of temperate region। इनमें से कह रहा है कि ट्रॉपिक्स में बायोडायवर्सिटी अधिक होने का, टेम्परेट रीजन की तुलना में ट्रॉपिकल रीजन में बायोडायवर्सिटी अधिक होती है। ट्रॉपिक्स का मतलब गर्म, गर्म जगह पर, और टेम्परेट का मतलब ठंडी। गर्म जगह पे ठंडी जगह की तुलना में जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है। इनमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। टेम्परेट एनवायरमेंट्स अनलाइक ट्रॉपिकल वंस, ठंडी जगह गर्म जगह की तुलना में आर लेस सीजनल, इनमें सीजन नहीं होते। रिलेटिवली मोर कांस्टेंट, ठंडी जगहों में सीजन नहीं होते और इनमें वातावरण साल भर लगातार कांस्टेंट रहता है और जिसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती, प्रिडिक्टेबल है। यह गलत है। अगर मौसम देखना है, समर है, स्प्रिंग है
ऑटम है, विंटर है, ये सब टेम्परेट एनवायरनमेंट में दिखाई पड़ते हैं। यूरोप वगैरह में, यूरोप में पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये सब सारे मौसम बहुत स्पष्ट होते हैं। और टेम्परेट रीजन में बर्फ जम जाती, ग्लेशियर्स, पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है, तो वहां के एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं होते। यहां पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ट्रॉपिकल रीजन में बायोडायवर्सिटी अधिक होने का यह कारण नहीं हो सकता। टेम्परेट एनवायरनमेंट जो होते हैं इनमें सीजन बहुत स्पष्ट होते हैं, लेस सीजनल नहीं होते हैं, मोर सीजनल है। सारे मौसम, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, विंटर है, ये बहुत क्लियर होते हैं यूरोप वगैरह में। इंडिया में इतने क्लियर नहीं होते, इंडिया ट्रॉपिकल है। और यहां का जो टेम्परेट रीजन, ठंडी जगह के जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट कहां होते हैं? बर्फ, ग्लेशियर, पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है लगातार, और गर्मी भी पड़ती है, सारे मौसम होते, कांस्टेंट नहीं होते, जिनकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते, अचानक से मौसम बदलता है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा, हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम आर प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ ए ह्यूमन सेल? एक ह्यूमन सेल के डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं? ह्यूमन सेल के डीएनए में टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं? टोटल बेसिस कितने, बेस पेयर कितने होते हैं? ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन डीएनए के अंदर बेस पेयर्स होते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? एक न्यूक्लियोसोम में होते हैं 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। तो इतने डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? तो इसको डिवाइड कर दो, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 को 200 से डिवाइड कर दो। एक न्यूक्लियोसोम के डीएनए में 200 बेस पेयर हैं और ह्यूमन के डीएनए में इतने टोटल बेस पेयर हैं। तो इन टोटल बेस पेयर के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? तो एक न्यूक्लियोसोम के डीएनए से इसको डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 7। ये न्यूक्लियोसोम हो गए। तो हमारे डीएनए के अंदर इतने न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं। ये सही है। नेक्स्ट है, इफ वासा एफरेंशिया गेट्स ब्लॉक्ड, अगर वासा एफरेंशिया बंद हो जाती है तो गैमीट्स यानी मेल गैमीट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड, मेल गैमीट्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। मेल गैमीट्स जो बनते हैं उसका देखो तरीका क्या है। मेल गैमीट्स जो बनते हैं उसमें, मेल गैमीट्स बनते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस टिब्यूल से आते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल में बनते हैं मेल गैमीट्स यानी स्पर्म। सेमिनिफेरस टिब्यूल से आते हैं रीटे टेस्टिस में, रीटे टेस्टिस से आते हैं वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया से आते हैं, वासा एफरेंशिया से आते हैं एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस यहां से जाते हैं, वास डिफरेंस में आएंगे। तो कह रहा है कि वासा एफरेंशिया ब्लॉक्ड हो गई, ये ब्लॉक हो गई है, ये बंद हो गई है नली। तो स्पर्म कहां नहीं जा पाएंगे? एपिडिडाइमस में नहीं जा पाएंगे। तो स्पर्म टेस्टिस से एपिडिडाइमस में नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये बंद हो गई, ब्लॉक हो गई वासा एफरेंशिया। ये ध्यान रखना। इन ए पॉपुलेशन इफ इंडिविजुअल्स विद एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज डाई, एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज वाले मर जा रहे हैं। ये पॉपुलेशन में जो एक्सट्रीम वाले हैं वो मर जा रहे हैं, एंड ओनली इंडिविजुअल विद एवरेज प्रॉपर्टी, जो एवरेज वाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो नॉर्मली ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। ये बीच वाले हैं, सपोज करो इधर, ये इधर वाले कैपिटल ए वाले हैं, इधर स्मॉल ए, और ये है कैपिटल ए स्मॉल ए। ऐसे मान लो वो बच्चे जिनका वजन बहुत ज्यादा है वो मर जा रहे हैं, कम है, और वो बच्चे जिनका वजन बहुत कम है वो भी मर जा रहे हैं, वो भी कम है। वो बच्चे जिनका वजन एवरेज है वो जिंदा हैं, वो ज्यादा बच जा रहे हैं, वो कम मर रहे हैं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन जिसमें किनारे वाले, एक्सट्रीम वाले ये मारे जाते हैं और एवरेज यानी बीच वाले बच जाते हैं, इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। देखो एक पॉपुलेशन के अंदर ना बहुत लंबे वाले ज्यादा इंडिविजुअल होते हैं, ना बहुत छोटे वाले इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं,
बीच की हाइट वाले ज्यादा होते हैं, तो किनारे यानी एक्सट्रीम वाले कम होते जाते हैं और बीच वाले बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेबलाइजिंग। बहुत ज्यादा वजन वाले बच्चे, बहुत कम वजन वाले बच्चे मर जाते हैं ज्यादा, एवरेज वजन वाले बच्चे ज्यादा जिंदा रहते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन में इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो किनारे से ग्राफ कम होता जा रहा, बीच से बढ़ता जा रहा है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहलाता है। डायरेक्शनल में क्या होता है, ये पेपर्ड मॉथ हमने बताया था, इसमें इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म में हमने पेपर्ड मॉथ बताया था। पेपर्ड मॉथ, पेपर्ड मॉथ एक कीड़ा था, ये बिस्टन बेटुलेरिया। पहले शुरुआत में सफेद वाले ज्यादा थे, जब पॉल्यूशन नहीं था। जब पॉल्यूशन हो गया तो सफेद वाले कम हो गए और काले वाले ज्यादा हो गए, तो ये ग्राफ इधर खिसक जाता ही है। पहले सफेद वाले ज्यादा थे, बाद में काले वाले ज्यादा हो गए, तो ये सफेद वाले मरेंगे, काले वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो ये ग्राफ इधर खिसकेगा ये। तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन कहलाता है। और डिसरप्टिव में बीच वाले मारे जाते हैं, किनारे वाले बच जाते हैं। ये कैपिटल ए वाला बच गया, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला बच गया, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले मारे जाते हैं। इसमें हमको दो पीक मिलती है, एक पीक ये, एक पीक ये। इस तरह का नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है डिसरप्टिव। लेकिन तुम्हारा सवाल ये वाला है, कह रहा है पॉपुलेशन में इंडिविजुअल जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज है, किनारे वाले एक्सट्रीम वाले हैं, वो मारे जा रहे हैं, डाई कर रहे हैं, और जो एवरेज वाले बीच वाले हैं वो बचे जा रहे हैं। तो ये कैसा नेचुरल सिलेक्शन है, ये स्टेबलाइजिंग है। स्टेबलाइजिंग में किनारे वाले मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा वजन वाले बच्चे, बहुत कम वजन वाले बच्चे मरते ज्यादा हैं, एवरेज वजन वाले बच जाते हैं, ये संख्या में बढ़ते चले जाते हैं। बहुत ज्यादा हाइट वाले, बहुत कम हाइट वाले पॉपुलेशन में ज्यादा मरते हैं, एवरेज हाइट वाले बढ़ते जा रहे हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटिस्ट। ये प्रोटेस्ट लिखा है, प्रोटिस्ट होना चाहिए। ये प्रोटिस्ट बना, ये प्रोटिस्ट। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट को कहते हैं प्रोटिस्ट। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को कहते हैं प्रोटिस्ट। इसमें डाइटम्स और डेस्मिड आते हैं। ये एक डेस्मिड है, ये जो बना है ये डेस्मिड है। ये जो प्रोटिस्ट है, इनमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। एक फ्लैजेला इनका रहता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में और एक रहता है ट्रांसवर्स ग्रुप में। इनको और सिंपल तरीके से ऐसे बना सकते हो, ये जो डेस्मिड्स होते हैं इनमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। एक इनका फ्लैजेला जो रहता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में ये, और एक रहता है इनका ट्रांसवर्स ग्रुप में ये। इस तरीके से होता है ये। तो द प्रोटिस्ट आर जनरली बाइफ्लैजेलेट ऑफ विच वन फ्लैजेला लाइज लॉन्गिट्यूडनली। एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में होता है एंड द अदर ट्रांसवर्सली, दूसरा फ्लैजेला ट्रांसवर्स ग्रुप में होता है। ये ध्यान रखना, ये वॉल प्लेट्स होती हैं इनमें, सेल्यूलोज की प्लेट होती है इनमें, ये भी होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 93। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल की पूरी ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड है। ये तो नॉर्मल है, एक सेकेंड में कार्डियक साइकिल पूरी होती है। कह रहा इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक पर्सन को बुखार हो गया है और उसकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। बुखार में हार्ट बीट बढ़ जाती है, मालूम है तुम्हें। कह रहा है द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होगी, 0.8 सेकेंड से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट किसके बराबर होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है ये स्ट्रोक वॉल्यूम और इनटू हार्ट रेट, हार्ट रेट इसके बराबर होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में, एक हार्ट बीट में जो ब्लड निकलता वो 1 मिनट में, एक हार्ट बीट में जो ब्लड है वो 70 ml है। कितना है, 70 ml। ये हार्ट से ब्लड पंप होता है एक हार्ट बीट में। और हार्ट रेट है नॉर्मल व्यक्ति में होती है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 72। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 5000 ml यानी 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में सर्कुलेट होता है हार्ट से। तो हार्ट रेट अगर बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट तो इतना ही है, तो कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो घट जाएगी, 0.8 सेकेंड से कम हो जाएगी। क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है वो 5000 ml होता है, ये ध्यान रखना।
तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ गया, हार्ट बीट उसकी बढ़ गई है, तो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अरे 1 मिनट में 72 बार ये बीट करता है, बुखार आ जाएगा तो 1 मिनट में 90 बार हो जाएगा। जब 90 बार हो जाएगा तो अगर उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होगी, वो घट जाएगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इफ एनफ क्रॉसेस आर मेड बिटवीन मेल फ्लाइज ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए एंड द फीमेल फ्लाइज ऑफ द जीनोटाइप स्मॉल ए, कह रहा बहुत सारे क्रॉसेस कराए गए, एक फ्लाई जिसका जीनोटाइप था कैपिटल स्मॉल ए, इसका क्रॉस स्मॉल ए वाले से कराया गया, तो ये एक तरह का मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ये एक तरह का मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और कितने ऑफ स्प्रिंग पैदा हुए, 1000 बच्चे पैदा हुए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीनोटाइप्स इन दिस ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग के अंदर जीनोटाइप का डिस्ट्रीब्यूशन इनमें से क्या होगा। अरे टेस्ट क्रॉस में 50-50 बनता है, 1:1, तो 50-50 लगभग यहां दिख रहा है, 500 ये वाले होंगे, 500 ये वाले होंगे, थोड़ा बहुत 19-20 चल सकता है, ध्यान रखना। तो लगभग 500 ये, लगभग 500 ये है, तो 1:1 आ रहा रेशियो, ये सही होगा। तो इस तरह का क्रॉस दिख जाए तो समझ जाना टेस्ट क्रॉस है, रेशियो लगभग 1:1 आता है, ये भी 1:1 लगभग है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 95, देखते हैं। एन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर जीन ए स्मॉल बी इज क्रॉस्ड विद वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप को कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कह सकते हो, या प्लस प्लस भी कह सकते हैं इसको, ये वाइल्ड टाइप यानी नॉर्मल। तो कहता है फिर इसका बैक क्रॉस यानी टेस्ट क्रॉस कराया गया, बैक क्रॉस कराया गया डबल रिसेसिव पेरेंट, डबल रिसेसिव पेरेंट से जो बैक क्रॉस होता है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे देखो, पहले द अपीयरेंस ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, ये ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई दिखाई पड़ रहा है जिसमें कोई टेस्ट क्रॉस कराया गया या बैक क्रॉस कराया गया है, और ये ऑफ स्प्रिंग इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, और ये पूछता है कि जीन्स ए और बी के बीच का दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, तो कैसे निकालोगे। इस क्वेश्चन में गलती हो गई थी बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये 15 होना चाहिए, और ये भी 15 था, ये 17 छप गया है। एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये हमने तुम्हें सिखाया था लिंकेज में। ये टोटल रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100 इसके बराबर होती है। ये वाले रिकॉम्बिनेंट्स कहलाते हैं, ये तो पेरेंट जैसे हैं, इस ए और बी ये पेरेंट हो गया एक, ये वाला इसका क्रॉस कराया गया प्लस प्लस वाले के साथ, ये भी पेरेंट है। ये वाले रिकॉम्बिनेंट्स यानी नए कॉम्बिनेशंस है जो बच्चों में दिख रहे हैं ऑफ स्प्रिंग में। तो टोटल रिकॉम्बिनेंट्स कितने हो गए, 15 और 15 30 हो गए, और टोटल प्रोजेनी यहां जोड़ लो, ये सब जोड़ लो चारों को, ये 100 आ गया और ये वाला 100, तो ये आ गया 30% आ गई परसेंटेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जितना क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही जीन्स के बीच का डिस्टेंस होता है। परसेंटेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो जीन्स के बीच की दूरी हो जाएगी 30 मैप यूनिट, 30 मैप यूनिट कहलाती है ये, या 30 सेंटीमॉर्गन भी कह सकते हैं। तो इसको सही कर लेना, ये मिस्टेक हो गई थी, 15-15 होगा। और इस फॉर्मूले की मदद से निकालना, पहले परसेंटेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, और परसेंटेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जीन्स के बीच के डिस्टेंस के बराबर होती है, ये निकाल लेना। नेक्स्ट है अ जेनेटिक इंजीनियर अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस,
एक जेनेटिक इंजीनियर ने इलेक्ट्रोफोरेसिस की है, मूव्स अहेड टू इल्यूशन, ये इल्यूशन करना चाहता है, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के टुकड़े हैं वो अगर जेल के ऊपर दौड़ते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता तो वो एनोड की तरफ भागते हैं। अगर जेल के ऊपर डीएनए के टुकड़े दौड़ते हैं, उसमें डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा होता है, ये अगर जेल है इसके ऊपर डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा दिखाई पड़ता है जिसके अंदर फॉरेन जीन है। मान लो ये वाला डीएनए का टुकड़ा, इसके अंदर फॉरेन जीन है, इस डीएनए के टुकड़े के अंदर फॉरेन जीन मौजूद है, ये फॉरेन जीन है, ये किधर भाग रहे हैं? एनोड की तरफ भागते हैं। डीएनए नेगेटिव है, एनोड यानी पॉजिटिव की तरफ भागता है ये डीएनए। तो इस डीएनए के टुकड़े को हम लोग बाहर निकालते हैं जिस प्रोसेस से, उसको इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन में करते क्या है, इस अगर जेल को हम काट लेते हैं, जैसे केक काटते हैं डीएनए के साथ, डीएनए को बिना छुए हुए इस अगर जेल को काट लेते हैं और एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिसमें अगर जेल तो घुल जाएगा और डीएनए का टुकड़ा जिसमें फॉरेन जीन है वो अलग हो जाता है, इसे इल्यूशन कहते हैं। द सेपरेटेड बैंड फ्रॉम द डीएनए आर कट ऑफ फ्रॉम द जेल, डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें कोई फॉरेन डीएनए है, जीन है, उसको अगर जेल के साथ काट लेते हैं एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, और इस जेल के टुकड़े से डीएनए को निकाल लेते हैं। इसे अगर जेल के टुकड़े को ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें अगर जेल से ये टुकड़ा अलग हो जाता है, अगर जेल घुल जाएगा ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, इसे इल्यूशन कहते हैं। ये सही है। डीएनए दिखाई नहीं पड़ता, इसको देखने के लिए इस डीएनए को रंगना पड़ता है इथिडियम ब्रोमाइड से, और डीएनए यूवी लाइट में दिखाई पड़ता है, यह भी ध्यान रखना। इन ए सैंपल ऑफ डीएनए टोटल एडेनिन 20% एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ग्वानिन, एक डीएनए के अंदर एडेनिन इतना है तो ग्वानिन कितना होगा? अरे हम ये जानते हैं कि जो शरगाफ का नियम है, शरगाफ्स रूल, शरगाफ्स का जो रूल है इसमें एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, टोटल प्यूरिन्स टोटल पिरामिडीन्स के बराबर होते हैं। ये पहला है, ये दूसरा लॉ है, रूल है। और तीसरा है, लेकिन A+T और G+C बराबर नहीं होते, ये तीसरा रूल है। लेकिन A+T अपॉन G+C का जो रेशियो है ये किसी एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे सभी इकोलाई में ATGC रेशियो होता है 0.93 और ह्यूमन बीइंग में होता है 1.53। ये सभी ह्यूमन बीइंग में यानी एक स्पीशीज में कांस्टेंट होगा। तो शरगाफ का नियम कहता है कि टोटल एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, टोटल ग्वानिन साइटोसिन, टोटल प्यूरिन टोटल पिरामिडिन के बराबर होता है, लेकिन A+T G+C के बराबर नहीं होता। लेकिन A+T अपॉन G+C इसका रेशियो कांस्टेंट होता है किसी स्पीशीज के लिए। सभी इकोलाई में 0.93 है और सभी ह्यूमन बीइंग में 1.53 है। जो शरगाफ का रूल है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए होता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है कि एडेनिन कितना है? एडेनिन 20% है, तो एडेनिन थाइमिन बराबर होते तो थाइमिन भी हो जाएगा 20%। तो एडेनिन थाइमिन और टोटल मिला के हो गए 40%। बचा क्या? ग्वानिन और साइटोसिन बचे 60%। 100 में से 40 घटा दो, 60 बचा। और ग्वानिन और साइटोसिन तो बराबर होते हैं, तो 30% ये हो गया और 30% ये हो गया, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन बराबर होते हैं। तो आंसर हो गया 30%। ऐसे निकाल लेना। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग इतने न्यूक्लियोटाइड, किसी डीएनए के ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इतने न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए के अंदर टोटल। इट वाज डिस्कवर्ड दैट द परसेंटेजेस ऑफ द बेसेस वर, इनमें एडेनिन 29% है, ग्वानिन 17 है, साइटोसिन 32 है, थाइमिन 17 है। तो एडेनिन 29 और थाइमिन 17 है, जबकि शरगाफ के नियम के अनुसार, शरगाफ के रूल के अनुसार एडेनिन को थाइमिन के बराबर होना चाहिए,
ग्वानिन को साइटोसिन के बराबर होना चाहिए। यहां एडेनिन थाइमिन के बराबर है नहीं, ना ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होगा, ये होगा सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए में ऐसा हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमेशा एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द mRNA is prevented from undergoing translation due to the presence of a complementary segment। अरे आरएनए इंटरफेरेंस ये टेक्नोलॉजी है निमाटोड के इंफेक्शन से बचने के लिए। एक निमाटोड होता है मिलॉइडोगाइन, मिलॉइडोगाइन एक निमाटोड होता है जो तंबाकू की जड़ों में रहता है, रूट्स ऑफ टोबैको, और उनकी जड़ों में अपना जीवन काल लाइफ स्पैन पूरा करता है, जिससे तंबाकू की फसल को काफी नुकसान होता है। इस निमाटोड से बचने के लिए एक तरीका अपनाया गया, वो है आरएनए इंटरफेरेंस। ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये करता क्या है, जब निमाटोड तंबाकू की सेल में इंफेक्शन करता है तो ये मैसेंजर आरएनए तंबाकू की सेल के अंदर डाल देता है। इस मैसेंजर आरएनए से बन जाती है इन्फेक्टिविटी प्रोटीन और इंफेक्शन हो जाता है तंबाकू की सेल के अंदर, टोबैको की सेल के अंदर। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के जरिए क्या किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए निमाटोड के वो जीन्स जिनकी मदद से ये इन्फेक्टिविटी प्रोटीन बनाता है उनको निकाल लिया गया है। उनको निकालने के बाद कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कराया गया है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक्सप्रेस हो जाते हैं। नॉर्मली डीएनए का एक धागा एमआरएनए बनाता है, लेकिन निमाटोड के जीन्स निकाल लिए गए जिनकी मदद से वो इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्टिविटी प्रोटीन बनाता है। निमाटोड के वो डीएनए को निकाल लिए जाते हैं और तंबाकू की सेल में एग्रोबैक्टीरियम के माध्यम से डाला जाता है। कुछ इस तरीके से तंबाकू की सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक्सप्रेस हो जाते हैं और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को एक डाइसर एंजाइम है, ये टुकड़े टुकड़े कर देता है, तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इन टुकड़ों से आकर के चिपक जाती है कुछ प्रोटीन, उनको बोलते हैं RISC। ये RISC प्रोटीन इनके एक स्ट्रैंड को गला देती है, इसके सेंस स्ट्रैंड को गला देती है। मैसेंजर आरएनए के केवल बचता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये एंटी सेंस स्ट्रैंड इसके मैसेंजर आरएनए से जाके चिपक जाता है, निमाटोड के मैसेंजर आरएनए से, और उसको एक्सप्रेस नहीं करने देता, उसको साइलेंट कर देता है। इसको mRNA साइलेंसिंग करते हैं, इसको mRNA साइलेंसिंग कहते हैं या एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसका एंटी सेंस आरएनए इसके मैसेंजर आरएनए से चिपक जाता है और इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। इस टेक्नोलॉजी को RNAi भी कहते हैं। तो RNAi या RNA इंटरफेरेंस क्या है, मैसेंजर आरएनए जो निमाटोड का है ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता, ये इन्फेक्टिविटी प्रोटीन नहीं बना पाता, ट्रांसलेशन नहीं होता है, और ये पौधा तंबाकू का ये निमाटोड से बच जाता है। ये पूरा एक लेक्चर है RNAi पर, ये तुम देख सकते हो, ये काफी बड़ा लेक्चर है। तो RNAi एक टेक्नोलॉजी है जो निमाटोड के मैसेंजर आरएनए को एक्सप्रेस नहीं होने देती, मैसेंजर आरएनए को साइलेंट कर देती है और वो इन्फेक्टिविटी प्रोटीन नहीं बना पाता, तंबाकू का पौधा निमाटोड से सुरक्षित हो जाता है। डिटेल में पढ़ना है, लेक्चर देख सकते हो हमारा RNAi वाला। लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए क्रॉस, ये क्रॉस है, इस क्रॉस कराने पर ये वाले जीनोटाइप्स कितने बनेंगे ये पूछ रहा है। इसको ऐसे बना लो, ये नॉर्मल क्रॉस तो है नहीं, अगर ये नॉर्मल क्रॉस ऐसे होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इस तरह का कोई क्रॉस होता तो ये नॉर्मल क्रॉस में आते हैं, तो इसमें वही फॉर्मूला लगा देना जो हमने पिछले सवालों में बताया है। मोनोहाइब्रिड का अगर मालूम है तो तुम डाईहाइब्रिड का निकाल सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल क्रॉस नहीं है। ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका क्रॉस कराया गया है, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये नॉर्मल क्रॉस नहीं, ये दोनों सब अलग अलग दिख रहा है। तो पहले गैमीट बनाओ, इसमें एक हेटेरोजाइगस से दो तरह के गैमीट बनाएगा, इसमें भी एक हेटेरोजाइगस से ये भी दो तरह के गैमीट बनाएगा। दोनों गैमीट बनेंगे, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी
और कैपिटल ए स्मॉल बी, ऐसे बनेंगे। इसमें बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इनका क्रॉस कराओ, कैपिटल ए कैपिटल बी ये लिखा इधर, कैपिटल ए स्मॉल बी ये लिखा इधर, ये वाले गैमेट इधर लिखो, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इसका बनाओ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। इसका बनाओ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका बनाओ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और इसका बनाओ कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब इधर देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ये तो दो बन रहा है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां पर ये होगा कैपिटल बी, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहां पर ये वन होगा, ये वन बनेगा, ये वाला है, यहां पर ये गलत छप गया, ये कैपिटल ए कैपिटल बी होना चाहिए। तो ये वाला एक बन रहा है, ये एक हो गया, ये वाले कितने बन रहे हैं, ये एक और एक, ये दो बन रहे हैं। और ये वाला देखो, ये वाला ये एक बन रहा है, ये एक, और ये वाले तो कोई नहीं बन रहा है, इसमें जीरो। तो रेशियो हो गया 1:2:1:0, ये हो गया। ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, ये वाला जो जीनोटाइप है वो ये कैपिटल ए कैपिटल बी होगा। इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। तो ये तो बेटा एक्सप्लेनेशन था 100 क्वेश्चन का, इसमें काफी समय लग गया, लेकिन इसमें काफी बातें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। ये तुम आराम से देख लेना और इससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी नीट के एग्जाम में। दैट्स ऑल, थैंक यू।